फिर आगे बढ़ते हैं, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। हम अब प्रॉपर्टी पर आ गए। तो भाई अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, जैसे जनरली हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। अगर इंडिकेशन देखना है तो इंडिकेशन के तौर पर इसको आईपी भी बोल लो शॉर्ट में, ठीक है, इसको आयनाइजेशन एनर्जी बोल लो शॉर्ट में। मैं आपको बताता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली क्या होती है। अभी मैं कंसेप्ट पे नहीं आ रहा, मेरे डायरेक्टली ओरली सुन लो। दैट रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय विच एन आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट कैन लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, समझ में आ रही? फिर से सुन लो। ऐसा एलिमेंट जो कि गैसियस स्टेट में अवेलेबल है और अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो मिनिमम एनर्जी के एफर्ट से आप उस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव इजीली कर सकते हैं। तो जो एनर्जी आप दे रहे हैं ना, वही एनर्जी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कहला रही है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप ऐसा समझिए, जस्ट सपोज के आपके पास है एक एटम ए, ठीक है, इनिशियली ये सॉलिड स्टेट में है। अब 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि फेज चेंज करना है तो सब्लिमेशन एनर्जी मस्ट रिक्वायर्ड। तो क्या अभी मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर सकता हूं सॉलिड स्टेट में अवेलेबल एटम ए के लिए? नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सॉलिड स्टेट वाली स्पीशीज को गैसियस स्टेट में बदलना होगा थ्रू सब्लिमेशन एनर्जी। अब मैं क्या करूंगा, कहीं से मैं मिनिमम अमाउंट में कोई एनर्जी लेके आऊंगा। ये एनर्जी रहेगी मेरी मिनिमम अमाउंट की, ठीक है। और यहां से जैसे मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी दी, ये मिनिमम अमाउंट की एनर्जी को मैं आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहा हूं। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव हुआ तो हमारा गैसियस एलिमेंट कैटायन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जो एनर्जी हमने इसे दी थी वो क्या हो रही है हमारे लिए? आयनाइजेशन एनर्जी का काम कर रही है। समझ में आ रही मेरी बात? आयनाइजेशन एनर्जी का काम कर रही है। ये फंडा है कि दैट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी फॉर एन आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन भी अगर अनपेयर्ड है तो बहुत ही इजीली निकल जाएगा, अगर पेयर्ड है तो थोड़े ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लगेगी। ठीक है, फॉर द एग्जांपल मान के चलो कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, पहली बार में निकल गया। अब मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, तो मैंने फिर से कोई ना कोई एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, लेकिन वो निकाला गया हुआ इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती निकाला है क्योंकि एनर्जी का अमाउंट थोड़ा ज्यादा लगा है। अगर मैंने ये पहली बार दिया है तो ये दूसरी बार दिया है, कॉमन सेंस की बात है। ये हो गया मेरा A2+, एलिमेंट तो गैसियस स्टेट में ही है। फिर मैंने फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तीसरी बार एनर्जी दे दी मैंने, ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये बन गया A3+, एटम गैसियस स्टेट में ही है। इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब कि एक के बाद एक आप एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही रिमूव होगा, ऐसा नहीं है कि पहली बार में मैं 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं। एक बार एनर्जी दी, एक बार इलेक्ट्रॉन निकला, कैटायन जनरेट हुआ, फिर से एनर्जी दी, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला, कैटायन चार्ज वाइज इंक्रीज हुआ, फिर एनर्जी दी, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आपका एग्जिस्टिंग कैटायन फिर से चार्ज वाइज इंक्रीज हुआ। तो ये कंटिन्यूएशन मैनर है जिसे हम लोग बोल रहे हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसे एग्जांपल के लिए आप ये समझ लो कि आपके पास था एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट में, सब्लिमेशन एनर्जी दी, एल्यूमिनियम को बदला गैस में, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक किया गया, पता लगा कि भाई बहुत इजी है इलेक्ट्रॉन निकालना। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम का है 3s2 3p1, p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है, निकाल दिया मिनिमम एनर्जी देके, जिसे IE1 नाम दिया।
एल्यूमिनियम यहाँ पे पॉजिटिव स्टेट में आ गया, ठीक है। अब एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3s2 3p0 p0, मतलब अब उसकी बात नहीं होगी, लेकिन 3s2 है, यानी कि थर्ड ऑर्बिट 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी पेयर्ड स्टेट में, मोस्ट स्टेबल सिचुएशन है क्योंकि पेयर्ड है। अब मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो मैं Al+ को Al2+ में बदल दूंगा, फिर मुझे और एनर्जी देनी पड़ेगी तो Al2+ को Al3+ में बदलूंगा एनर्जी देके। तो ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का गेम है। तो ये है आपके पास एक बेसिक सी डेफिनेशन, क्या लिखी हुई है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। ये किताब की लैंग्वेज हो गई, ठीक है। फिर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है, तो वो भी मैंने आपको बता दी कि कोई एटम है आपके पास M नाम का, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आपको इस तरीके से दिखाई जाएगी कि पहले M हुआ करता था कोई मेटल, ठीक है, सॉरी एटम, मेटल नहीं कह रहा हूं मैं इसको, चलो मेटल भी बोल दे रहा हूं, तो क्या हो गया, मेटल सॉलिड स्टेट में सब्लिमेशन एनर्जी दो तो वो गैसियस पार्टिकल बन जाएगा। कोई एटम है M, पहली बार एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर, M+ में दूसरी बार एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर, M2+ में एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर, M3+ बन गया। जब 3 बार की 3 आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, आपसे पूछ रहे हैं बताइए कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो भाई पहली बार दी तो मिनिमम एनर्जी, दूसरी बार दी तो एनर्जी ज्यादा लगी, तीसरी बार दी एनर्जी और ज्यादा लगी, तो जो तीसरी बार है लास्ट वाली एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आपकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर हो जाएगा। आईपी और आईई में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और ठीक है। अब इस पॉइंट पे ध्यान दो क्या लिखा है। अब दूसरी बात यह है कि भाई हम लोग सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ही नहीं सकते, मैंने आपको बता दिया सॉलिड स्टेट में वी कैन नॉट रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉलिड स्टेट का कोई एटम अवेलेबल है तो सबसे पहले उसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है थ्रू सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम सॉलिड स्टेट ऑफ एन एटम, इट हैज टू बी कन्वर्ट इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन एनर्जी। ये सब पढ़े हो गए आप लोग, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं भाई आगे की कहानी। आगे की कहानी ये कहती है कि आयनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आप सराउंडिंग से एनर्जी ला रहे हैं और सिस्टम में लाके छोड़ दे रहे हैं। तो सराउंडिंग से सिस्टम में आने वाली एनर्जी क्या कहलाती है थर्मोडायनेमिकली, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर मैं एंथैल्पी की बात करूं तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे कॉमन सेंस है, फिर पॉजिटिव कहलाएगी मेरे लिए। ये सब आप पढ़ चुके हैं। सिस्टम पे वर्क करने वाला सराउंड, सिस्टम पर वर्क करने वाला सराउंड एंथैल्पी के मामले में पॉजिटिव नेचर का होता है। जब 10th क्लास में वाली पढ़ाई जाने वाली बात है। दूसरी बात यह है आयनाइजेशन एनर्जी को मेजर करने के लिए यूनिट्स की जरूरत है। तो अगर यूनिट्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी एक यूनिट है, ठीक है। किलो जूल पर मोल भी एक यूनिट है, किलो कैलोरी पर मोल भी एक यूनिट है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये है आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट्स, ये सब याद रखनी है, तीनों यूनिट है। ओके नाउ अब हम लोग बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की। तो भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने अवेलेबल है फर्स्ट फैक्टर एंड दैट इज एटॉमिक साइज। अगर मान के चलिए आपके एटम का साइज लार्जर है, आपके एटम का साइज लार्जर है तो आपके आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एटम का साइज जब इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। यानी कि न्यूक्लियस अपनी पकड़ धीरे धीरे छोड़ता चला जाता है अगर आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन दूर पहुंच जाता है तो। अब उस इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी आसान हो जाता है। जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे हमारे लिए आईपी की वैल्यू यानी कि हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी सच में मिनिमम ही लगेगी। तो मिनिमम एफर्ट्स लगते हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है एटॉमिक साइज वाला केस कि अगर आपका एटम का साइज लार्जर है तो आपके आईपी की वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है। लार्जर द एटॉमिक साइज स्मॉलर द आईपी एंड इट इज ड्यू टू दैट द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो मैंने अभी अभी बोला। तो न्यूक्लियस
जो है अट्रैक्शन छोड़ देता है इलेक्ट्रॉन पर, डिस्टेंस बढ़ गई तो ऑब्वियसली इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये एक फैक्टर है, आपको याद रखना है, ठीक है। आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा आईपी घट जाएगी, आईपी बढ़ेगा एटॉमिक साइज घट जाएगा, ठीक है। अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं और हमारा अगला फैक्टर क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे जनरली हम लोग जेड इफेक्टिव भी कहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है कब, जब आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज कब इंक्रीज होगा, अगर कोई एटम है उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है तो वो एटम अब कैटायन बन चुका है, ठीक है। यानी कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से कम हो गए हैं। प्रोटॉन का ज्यादा होना यानी कि न्यूक्लियर का चार्ज ज्यादा होना। तो भाई जैसे जैसे अच्छा जब एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उसका साइज भी कम होता है। साइज कम है इसका मतलब सीधी सिंपल सी भाषा में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधी सिंपल सी भाषा में बात करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस के और करीब आने लगेगा। तो आईपी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, मतलब कि जैसे ही आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के करीब आया आपका इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल तो है बट ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो सीधी सिंपल सी बात है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि अगर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है इसका मतलब आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से आउटर मोस्ट शेल दूर भाग रहा है न्यूक्लियस से, ठीक है। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अब नहीं है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है, ये एक और फंडा आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर हम बात करेंगे अगले चीज पर, दैट इज पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल। पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल का मतलब पता है क्या होती है, पेनिट्रेशन पावर का मतलब ये होता है ऑर्बिटल्स में एंट्री लेना। सबसे पहले हम आगे की बात कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सबशेल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तरफ सबशेल का अट्रैक्शन ऑर्डर वाइज। तो मैं आपको बताता हूं पेनिट्रेशन पावर क्या होती है। न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है S, देन P, देन D, देन F। सबसे आउटर वाली चीज F मानी जाती है। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर के टाइम पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे बढ़ा दी जाती है। तो ये आपकी पेनिट्रेशन पावर वाली कहानी है। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ एंटर करता है, S में, देन F में, ठीक है, ये कहानी है। तो गाइस एस मान के चलो कि S सबशेल है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, यानी कि न्यूक्लियस ने अच्छी खासी पकड़ बना रखी है S के पास, ठीक है। सो मोर एनर्जी चाहिए S के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्योंकि न्यूक्लियस अप्रोच कर रहा है। तो इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है ना। तो ये कहानी आपको देखनी है। तो ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आईपी क्या हो जाएगा, S, देन P, देन D, देन F, ठीक है। अब अगर मान के चलो एक एग्जांपल है लाइक बेरिलियम और बोरोन। सीधी सिंपल सी बात है यार, बेरिलियम के बाद ही बोरोन आता है ना, लेफ्ट टू राइट वाली कहानी है। सो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब जानते हैं भाई, 2s2, और बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब जानते हैं, 2s2 2p1, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है मुझे, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बोरोन में आसानी से निकल जाएगा, यहाँ से आसानी से निकलेगा, नहीं निकलेगा। अगर मान के चलो बेरिलियम से जबरदस्ती निकलवा रहे हैं तो यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी, वहाँ आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। तो अगर आईपी की वैल्यू देखी जाए तो बेरिलियम के पास आईपी की वैल्यू ज़्यादा है और बोरोन के पास आईपी की वैल्यू 2 है बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रही मेरी बात, इस तरीके से आपको देखनी है। लेकिन अगर मैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ, मतलब दोबारा निकालने की बात, तो पहली बार निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s2, ये हो जाएगा 2p0। इसमें से पहली बार निकाली तो ये हो जाएगा 2s1। अब यहाँ 2s2 है, p0 है, p0 का मतलब p खाली, हटाओ p को,
बोरोन पे नजर मारो 2s2 है, अनपेयर्ड है क्या? नहीं, पेयर्ड है। तो पेयर्ड है इसका मतलब क्या, अब बोरोन के दोबारा से इलेक्ट्रॉन निकालना है, अब मुझे ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि पेयर्ड है। लेकिन ये अनपेयर्ड है, मुझे ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ रही। तो अगर बेरिलियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और बोरोन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आपके पास कुछ इस तरीके की कहानी निकल कर आती है। ठीक है, ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट अफेक्टिंग फैक्टर की तरफ। ओके, सो जो आपका अगला अफेक्टिंग फैक्टर है वो है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड। समझ रहे मेरी बात? आपका जो नेक्स्ट अफेक्टिंग फैक्टर है वो है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। आयोनाइजेशन एनर्जी के, अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के अफेक्टिंग फैक्टर के बारे में और ज्यादा डीप में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और ज्यादा कंसेप्ट सीखने हैं तो कैसे सीखेंगे कि अगर मान के चलिए कि कोई एलिमेंट ऐसा आपको दिया जा रहा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड या फिर फुली फिल्ड स्टेट में अवेलेबल है, अब वो किस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेगा वो हमें सीखना है। आगे बढ़ते हैं। जस्ट सपोज मान के चलिए कि S का हाफ फील्ड क्या होता है, मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, आप लोग देखिएगा। S का हाफ फील्ड S1, क्योंकि S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एक से वो हाफ फील्ड हो गया। फुली फील्ड की कंडीशन क्या है S की, ये कॉमन सेंस वाली अप्रोच है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूं मैं, सिर्फ कॉमन सेंस वाली एक अप्रोच है। P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, P में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, ये उसकी फुली फील्ड वाली सिचुएशन है और ये P की हाफ फील्ड वाली सिचुएशन है। D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, D में मैक्सिमम आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और ये D की हाफ फील्ड वाली सिचुएशन है। सिमिलरली वैसे तो F की बात हम करते नहीं है लेकिन मैं वो भी बता ही देता हूं कि F में फुली फील्ड की सिचुएशन क्या है 14 इलेक्ट्रॉन की और हाफ फील्ड की सिचुएशन क्या है 7 की। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर हाफ फील्ड में मान के चलिए S को तो मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, S की कहानी बहुत अलग होती है, ठीक है। तो अगर मान के चलिए कि हाफ फील्ड में मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले P3 की, D5 की और F7 की, ठीक है, और फुली फील्ड में भी मैं इस तरीके से आपसे बात करता हूं कि S2 फुली फील्ड है, P6, D10 और F14, ठीक है। अब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन्हें हम लोग स्टेबल सिचुएशन में कंसीडर करते हैं, ठीक है, स्टेबल सिचुएशन में कंसीडर करते हैं। और एक और खास बात यह है कि हाफ फील्ड के कंपैरिजन में फुली फील्ड तो कॉमन सेंस की बात है मोस्ट स्टेबल सिचुएशन ही रहेगी। तो जस्ट सपोज के हाफ फील्ड में P3, D5, F7 है या फिर फुली फील्ड में S2, P6, D10, F14 है जो कि मोस्ट स्टेबल सिचुएशन है। अब इनका कंपैरिजन मान के चलो ऐसे एलिमेंट से कर रहे हैं जिसमें हाफ फील्ड से कम इलेक्ट्रॉन है, जिसमें हाफ फील्ड से कम इलेक्ट्रॉन है या हाफ फील्ड से कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस तरीके से आपको एनर्जी का सिस्टम दिखाया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि भाई कार्बन है मेरे पास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं यहां पे आपको इंडिकेट करूं तो क्या होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है 2s2 2p2। तो ये क्या है, हाफ फील्ड से कम है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2 2p3, हाफ फील्ड है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है 2s2 2p4, हाफ फील्ड से थोड़ा ज्यादा और फुली फील्ड से थोड़ा कम, ठीक है। ये कहानी भी किसकी है, फ्लोरीन की 2s2 2p5। अब हाफ फील्ड से तो ये थोड़े से थोड़ा और ज्यादा बट फुली फील्ड से 1 इलेक्ट्रॉन कम, इस तरीके से है। तो अगर मुझे अब यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखना है और वो भी कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट वाली आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालने वाली सिचुएशन का ऑर्डर देखना है, तो भाई कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अब मुझे स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करनी है तो कैसे देखूंगा। सबसे पहले तो मैं ये जानकारी हासिल करूंगा कि हाफ फील्ड कौन सा है। मुझे पता लगा कि हाफ फील्ड है मेरा नाइट्रोजन, हाफ फील्ड है नाइट्रोजन। तो अब
हाफ फील्ड से सबसे कम कौन है? कार्बन। तो कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी तो हो गई सबसे लेस। फिर हम बात करेंगे यहां पर किसके बारे में? फुली फिल्ड के बारे में। तो फुली फिल्ड यानी कि P6 से एक इलेक्ट्रॉन कम है, कौन? फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन की हो गई। अब बात करनी है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के सेटअप की, तो क्या हो जाएगा यहां पे? कौन पहले आ जाएगा? नाइट्रोजन हाफ फील्ड की वजह से ऑक्सीजन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका ऑर्डर इस तरीके से हो जाएगा। बस कॉमन सेंस वाली बात है कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड और वाइटल का स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना है, ठीक है, और उसके बेसिस पर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखना है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का केस मैंने आपको बता दिया। कार्बन लेस बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड से भी कम है। फ्लोरीन हाफ फील्ड में फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो फ्लोरीन का मैक्सिमम। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के लिए हमें बात करनी है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? नाइट्रोजन जो है वो हाफ फील्ड है, तो वो ऑक्सीजन से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी दिखाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट थ्योरेटिकल लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है जरा देखें। बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड पी और वाइटल इन नाइट्रोजन, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, इट्स आयनाइजेशन एनर्जी या फिर स्टेबिलिटी इज हायर देन ऑक्सीजन। समझ में आ रही मेरी बात? अब अगर एक और एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने ले लिया जाए, आयनाइजेशन एनर्जी का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर मुझे किसके बीच में बताना? सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के बारे में बताना है, ठीक है। तो अगेन मुझे क्या दिखाई देगा भाई? यहां पे मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखना होगा, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये वाला एग्जांपल भी सॉल्व कर लेंगे और ये स्क्रीन पर आपकी ऑर्डर भी लिखी हुई है। देन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो जरा अब हम बात करेंगे सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो भाई अब एक स्लाइड पीछे आते हैं वापस से, ठीक है, एक स्लाइड पीछे आते हैं। यहां पर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। ये सब कुछ इरेज करते हैं जरा। अच्छे से कैसे समझाऊंगा भाई? आप लोग यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है, इसको Na+ कर रहे हैं। एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, आप इसको Al+ कर रहे हैं। मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, आप इसको Mg+ कर रहे हैं। हर एक से आप एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहे हैं, ठीक है। किसके थ्रू? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू, यानी कि पहली बार आप दे रहे हैं। तो अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सोचो जरा। हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड, लिथियम सेकंड पीरियड, सोडियम थर्ड पीरियड। तो ये तो हो गया बेटा आपका 3s1, ठीक है। बोरोन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, बोरोन सेकंड पीरियड का, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का। तो अगर मैं एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करूं तो क्या होगा? 3s2 3p1। अब मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम किसके नीचे आता है? बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है, और बेरिलियम सेकंड पीरियड का है, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का है। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? 3s2 मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गए तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका Na+ का क्या हो जाएगा? ये तो 3s0 हो गया। 3s0 का मतलब आप समझ रहे हैं कि अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये है 1s2 2s2 2p6, इस तरीके से। सिमिलरली अगर मैं एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Al+ का क्या हो जाएगा? Al+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3s2 3p0। अब 3s2 से पहले और क्या क्या आता है वो भी लिख लो। 3s2 से पहले आता है 1s2 2s2 2p6, है ना। अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s1। 3s1 से पहले क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसको कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसके आगे की कहानी आप लोग देखिएगा, आपको सब कुछ पता लग गया, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं कि s में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है Na+ का,
ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अब यहां पर देखें, समझ में आ रही मेरी बात? यहां पर देखें आप जरा, ये S2 तक ये पूरी कहानी किसकी है? एल्यूमिनियम की। और ये मैग्नीशियम की पूरी कहानी किसकी है? 3s1 तक की। अब थोड़ा आगे देखें, अगला पॉइंट आपको उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देगा। तो अब मेरी बात अच्छे से सुनना, बिकॉज s orbital in magnesium is completely filled। मैग्नीशियम कंप्लीटली फिल्ड कैसे? वापस से चलते हैं मैग्नीशियम की तरफ। मैग्नीशियम कंप्लीटली फिल्ड है क्या? जरा ध्यान से देखिए जरा। यस, मैग्नीशियम कंप्लीटली फिल्ड है। कैसे पता लग रहा कंप्लीटली फिल्ड है? 3s2 यानी कि 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। थोड़ा और आगे चलते हैं अब जरा, ठीक है। एंड इट्स पेनिट्रेशन पावर इज ऑल्सो हायर देन p ऑर्बिटल। पेनिट्रेशन पावर आपको पता ही होती है, पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? s की ज्यादा होती है, देन p, देन d, देन f, ठीक है। तो पेनिट्रेशन पावर की अगर मैं बात करूं तो वो इस तरीके से देखेंगे। अब हम लोग सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखें, सेकेंड वाला, ठीक है। तो यहां मैग्नीशियम प्लस Al प्लस Na प्लस वाली कहानी है। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा? सोडियम की ज्यादा देन एल्यूमिनियम। क्यों सोडियम की ज्यादा क्यों है? बताता हूं क्यों। क्योंकि सोडियम ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है भाई साहब। तो अगर आपको अब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालना है सोडियम से तो आपको और ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। और सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा मैग्नीशियम से। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के IE1 के बाद अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, यानी कि Mg प्लस के बाद इसे आप अगर Mg2 प्लस बनाना चाहते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 3s1 से, जो कि अनपेयर्ड कंडीशन में अवेलेबल है। बहुत ही मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है इस लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। तो अब सोडियम और मैग्नीशियम में फिक्स हो गया है कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी वाली? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हायर है और मैग्नीशियम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी लोअर है। एल्यूमिनियम का कॉमन सेंस की बात है, फिर वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा ऑर्डर में। किस तरीके से? इस तरीके से। समझ में आ गई मेरी बात? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। कहां पर? आपकी 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री के रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में। लेकिन अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब यह है कि अगर एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए जाएं और अगर वो कैटायनिक फॉर्म में आ जाए, या फिर देखो पहली बात तो यह है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो। ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर देखें तो भाई मेरा स्टेटमेंट यह है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। और किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? उस पर्टिकुलर एटम की जिसके बारे में आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जितना ज्यादा आयन इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा आयन इंक्रीज होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी बढ़ेगी। यानी कि अगर मान के चलो कोई एलिमेंट है X, कोई एलिमेंट है X प्लस, कोई एलिमेंट है X2 प्लस, कोई एलिमेंट है X3 प्लस, तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि वहां पे लिख दिया गया है कंसेप्चुअली कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। आयन with high oxidation state will have ionization potential। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो X3 प्लस की ज्यादा होगी, X2 प्लस, देन X प्लस एंड देन X, जिस तरीके से यहां पे एग्जांपल में दिखाया गया है। Fe3 प्लस की ज्यादा है, देन Fe2 प्लस, देन Fe। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं तो मुझे पता है कि जो मेरा मैंगनीज है +7 से स्टार्ट होता है और खत्म कहां पे होता है? ऐसी वाली सिचुएशन पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड पीरियोडिक टेबल। यानी कि अब मैं सीधा सीधा ट्रेंड की बात करूंगा, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन वाले, ठीक है। तो अगर मैं ग्रुप की बात करूं
जो कि मैं ऊपर से नीचे देखता हूं। इन अ ग्रुप का मतलब आपको सीधा सीधा समझा दिया जाएगा कि अप टू डाउन की कहानी है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप अप टू डाउन जा रहे हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको किस तरीके से एनालाइज करना है। तो गाइस जैसे ही आप ग्रुप वाइज अप टू डाउन जाते हैं, हमें पता है कि हमारे एटम का साइज इंक्रीज होता है, कॉमन सेंस की बात है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी। तो जैसे ही आप लिथियम से सीजियम की तरफ बढ़े, आपका साइज इंक्रीज हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुई। ये आपकी कहानी है, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, और एक्सेप्शन क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक्सेप्शन ये है कि अगर मैं बोरोन फैमिली के बारे में बात करूं, बोरोन फैमिली के बारे में, तो अगर मैं एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में सबसे पहले बात करूं तो मैं उसे कैसे एनालाइज करूंगा कि भाई साहब आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम और आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ गैलियम ये नियर बाय इक्वल टू सेम होते हैं। क्यों होते हैं नियर बाय इक्वल टू सेम? क्योंकि इनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। वाइल आईपी डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, इट्स ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहां पे आपको दिखाई देगा, एल्यूमिनियम या गैलियम? कॉमन सेंस की बात है, गैलियम में दिखाई देगा। गैलियम के ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको यह पता लगेगा कि एल्यूमिनियम और गैलियम का एटॉमिक साइज नियर बाय सेम आता है, नियर बाय इक्वल टू सेम आता है। समझ में आ रही मेरी बात? एक और एग्जांपल लेते हैं, हॉफनियम और जर्कोनियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल का। मुझे पता है हॉफनियम 5d सीरीज है और जर्कोनियम 4d सीरीज है, ठीक है। एक बात याद रखना कि हम लोग ऊपर से नीचे तो जा ही रहे हैं, तो यहां केस क्या बनता है कि हॉफनियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है किससे, जर्कोनियम के आयनाइजेशन पोटेंशियल से। समझ में आ रही मेरी बात? जबकि आयनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी डिक्रीज डाउन टू द ग्रुप, जबकि नीचे जाना चाहिए। तो ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस क्यों है? इसलिए है क्योंकि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन यहां पे देखने को मिलता है। आपको 3 तरीके के कंट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, ट्रांजिशन, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। एक्टिनाइड इतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना ज्यादा जरूरी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है। समझ में आ रही मेरी बात? और ट्रांजिशन कंट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा कहां से, 4th पीरियड से। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन आपको देखने को कहां से मिलेगा, 5th पीरियड से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन अब हम बात करेंगे पीरियड वाइज। पीरियड वाइज मतलब आप समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूं मैं? पीरियोडिक टेबल में हम लोग बात करने वाले हैं लेफ्ट टू राइट के ट्रेंड की, ठीक है। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पीरियड में क्या कह रहे हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। आपको ये बात पता है ना कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस है जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आपका Z इफेक्टिव होता है इंक्रीज ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि साइज छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब क्या, आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के करीब आता जा रहा है। न्यूक्लियस की अप्रोच आउटर मोस्ट शेल को तगड़ी वाली लग रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। और दूसरी बात यह है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर हम लोग मेटल से नॉन मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉन मेटल का कैरेक्टर कैसे देखेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की प्रॉपर्टी पे। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेने वाली टेंडेंसी दिखा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा क्यों, और अगर देगा भी तो मिनिमम एनर्जी तो रिक्वायर्ड नहीं होगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इस तरीके से आपको देखना है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देन आप लिथियम से नियोन तक जा रहे हैं, ठीक है। आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, ये बात आपको पता है। आपका Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, ये बात मैंने अभी बता दिया आपको। कॉमन सेंस की बात ये हुई, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। आपका करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा आयनाइजेशन एनर्जी का? सबसे पहले आएगा नियॉन। नियॉन में ऐसा क्या है, क्योंकि नियॉन एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसका सिस्टम पूरी तरीके से स्टेबल है, लोअर एनर्जी की फॉर्मेट में अवेलेबल है, पूरी तरीके से ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। देन फ्लोरीन आ जाएगा, देन नाइट्रोजन। ये 2 केस तो समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है। देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम। आगे बढ़ गए। अब हम जरा ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप में क्या है बेटा, साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ये 2 ट्रेंड आपको बता दिए गए हैं। और आगे की बात करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल की। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन कहां कहां देखते हैं।
इसे हम देखते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के ऑब्जर्वेशन के लिए। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट मेटेलिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है और कौन सा एलिमेंट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है? तो मेटल्स की अगर बात करूं तो मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली टेंडेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर के जरिए हमें पता लग जाता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो लो है, और नॉन मेटेलिक ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बजाय लेने की टेंडेंसी ज्यादा शो करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें पता लगता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई है। मेटेलिक कैरेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो एग्जांपल के तौर पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जैसी स्पीशीज में ले सकता हूं, और नॉन मेटेलिक के लिए मैं पूरा हैलोजन ग्रुप एग्जांपल के लिए ले सकता हूं। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि जो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन प्रॉपर्टी के। आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या गेन करने की टेंडेंसी। आयनाइजेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन टेंडेंसी। समझ में आ रही मेरी बात? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे और आगे चलते हैं, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, तो वो है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी कैसे देखेंगे? रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन कैरेक्टर, वह इलेक्ट्रॉन गेन करना और लूज करना। ये पूरा का पूरा रेडॉक्स वाला पार्ट है, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी में ये चीज आपको याद रखनी है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन कैरेक्टर। ठीक है, देन आगे की कहानी की हम लोग बात करते हैं। आगे की कहानी क्या कहती है, जरा इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है? फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप बोले तो एल्कलाई मेटल कौन कौन से? लिथियम से लेकर फ्रांशियम तक हम लोग बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन को नहीं मान रहा हूं मैं, उसमें गैस है वही। ठीक है, तो फर्स्ट ए ग्रुप हैज मिनिमम आईपी, सो दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल मिनिमम है, तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, वो भी कब? गैसियस स्टेट में, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में या आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में तभी पढ़ाया जा सकता है जब आपके पास एलिमेंट गैसियस स्टेट में अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर रहेगा किसका? रिड्यूसिंग एजेंट्स का। सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन माना जा रहा है? सीजियम। सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट किसे माना जा रहा है? लिथियम। ऊपर से नीचे जा रहे हैं आप। ठीक है, आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? सीजियम का। सिमिलरली अब मैं जरा नॉन मेटल की बात कर लेता हूं। सेवंथ ए ग्रुप, यानी कि मैं हेलोजन की बात कर रहा हूं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है यहाँ पे? फ्लोरीन माना जा रहा है 4.0 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली टेंडेंसी ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं हैलोजेंस। तो सेवंथ ए ग्रुप की आयनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी शो कर रहा है तो कॉमन सेंस है इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, और अगर करवाना है इलेक्ट्रॉन डोनेट तो वी नीड मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका मैक्सिमम होगा। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे माना जा रहा है? फ्लोरीन को, और पुअर किसे माना जा रहा है? आयोडीन को। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? आयनाइजेशन पोटेंशियल के थ्रू। कैसे? देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे चेक करना है। अगर मान के चलो, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल is greater than equal to 16 electron volt, ठीक है, then lower oxidation state is stable। कैसे? सोडियम में पहली बार देखो, सोडियम का एग्जांपल ऐसा तो यहां लिखा हुआ है लेकिन मैं ढंग से समझा दे रहा हूं। सोडियम था आपके पास, ठीक है, आपने इसमें दी आयनाइजेशन एनर्जी
एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर, बन गया ये Na+। ठीक है, अब इसी Na+ में आपने दी फिर से एनर्जी, ये हो जाएगी IE1, ये दूसरी बार दी तो ये हो जाएगी IE2। एक इलेक्ट्रॉन आपने फिर से निकाल दिया, आप बनाना चाहते हो इसको Na2+। ठीक है, अब मैं बात करना चाहता हूं लोअर ऑक्सीडेशन और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये क्या है बेटा, मेरा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये क्या है मेरे लिए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मेरे लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब अगर मुझे ये पता लगता है कि IE की वैल्यू क्या है, मान के चलो कि IE1 की वैल्यू है x और IE2 की वैल्यू मेरे लिए है y, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि डेल्टा ई मतलब मान के चलो मोड ऑफ IE2 माइनस IE1, ये मैं कहना चाहता हूं। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है, अगर इसकी वैल्यू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाएगी। समझ गए, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि Na+ Na2+ से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, इस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। अब आप देख सकते हैं यहां पर IE1 और IE2 का डिफरेंस यहां पे क्लियरली दिखाया गया है, यानी कि x और y का डिफरेंस, यानी कि यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको, ये है y माइनस x। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ज्यादा ही है। इसका मतलब Na+ डेफिनेटली Na2+ से ज्यादा स्टेबल है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है, बिकॉज 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ रहा है IP1 और IP2 का डिफरेंस, और वो कितना आ रहा है, 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आई गेस। ठीक है।